एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, ईरान के ऊपर मेरा सवाल अभी बरकरार है कि क्या ईरान 2-3 हफ्ते अपनी मिज़ाइल फायर करने की सलाहियत को बरकरार रख पाएगा? क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत ने एक चीज़ पैदा कर दी है कि ईरानी कौम खड़ी हो गई है। वो जो डिवीजन्स वाले सवालात थे वो दम तोड़ गए हैं, रेजिस्टेंस वाली चीज़ ज़्यादा सामने आ गई है। तो क्या ईरान खड़ा रह पाएगा, एयर कमोडोर साहब? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल, ये सारी ज़ाहिर है दुनिया यही जानना चाह रही है। लेकिन मैं क्विकली 30 सेकंड का पहले इसका इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड दे के फिर मैं इस पे आता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर ये लॉन्च जो वॉर की गई है वो इसी में फॉल्ट है। अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं टीवी पर और कहते हैं कि मैंने लॉन्च कर दिया है। नॉर्मली इतना बड़ी सुपर पावर जब लॉन्च करेगी तो उसको प्रेसिडेंट को आके ये कहना चाहिए था कि मैंने इस वजह है, चाहे वो फॉल्स वजह है, एथिकल है, नहीं है, उस पर बात नहीं मैं अभी कर रहा। होना ये चाहिए था कि वो आकर कहें कि ये वजूहात है मेरी जिस पर मैं कन्विंस हूं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और जब ये अचीव हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा। तीन चीजें इंग्रेडिएंट होने चाहिए थे इस तकरीर के। वो आकर कहते हैं कि हमने लॉन्च कर दिया है, कोई जस्टिफिकेशन सिर्फ हार्डली बताते हैं, और आकर कहते हैं ईरानी अवाम टेक ओवर कर लें। यानी कभी भी आप दुश्मन मुल्क के अवाम को एज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी या डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर रख कैसे सकते हैं? तो इसे पहला फॉल्ट तो मुझे इसी में ये नजर आया है। तो एथिकल तो बाद में आते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं कि मैंने सोच लिया है कि तीन जो प्रोबेबल नॉमिनेशन जो होंगी अगला इनके बाद आयतुल्लाह खामेनेई के बाद, वो कौन होंगी। तो चंद घंटे बाद एक और इंटरव्यू में कहते हैं कि जो हमने पहली स्ट्राइक की है, वी हैव एक्चुअली किल्ड 2 आउट ऑफ 3। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। वो लोगों पर डिपेंड कर रहे थे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जब कॉज जस्टिफाइड नहीं होगी आपकी, तो वॉर भी जस्टिफाइड नहीं होगी, तो रिजल्ट भी जस्टिफाइड नहीं होगा। अब मैं आता हूं कि कितना सस्टेन कर सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर अमेरिका ने खुद अपने आप को प्रोजेक्ट किया है कि हम इनविंसिबल हैं और इनवनरेबल हैं। ये हमने नहीं कहा, अमेरिका के सदर ने कहा कि हमारी ये दोस्तों स्ट्रेंथ है। पहली बात तो ये, अब जब आप इनविंसिबल हैं और इनवनरेबल हैं, तो फिर जो रिजल्ट 4-5 दिन का है, तो कोई मान रहा है कि वो इनविंसिबल है और इनवनरेबल है? पहली बात ये तो हाइप उन्होंने खुद क्रिएट कर दी। ये आज का नहीं है। वर्ल्ड वॉर जब शुरू नहीं, जब आप अनफोल्ड करते हैं किसी फोर्स को, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी हो, जब अनफोल्ड करते हैं तो वो मिथ को या आपने ऊपर ले जाना होता है या ले जा सकते हैं, या वो मिथ ड्रॉप हो जाती है। अमेरिका की ड्रॉप हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुई है जैसे 1940s में वर्ल्ड वॉर वन से पहले अगर कोई नंबर वन आर्मी गिनी जाती थी वो फ्रेंच आर्मी थी, दूसरे नंबर पर ब्रिटिश आर्मी थी। जब उन्होंने हमला किया तो सारी एक्सपोज हो गई और मिथ खत्म हो गई, फिर जर्मन आगे निकल गई और वो रेस्ट इज हिस्ट्री। अब ज्यादा स्पेसिफिकल आते हैं। देखिए, ईरान के लिए क्या ऑप्शन है, जो आप कह रहे हैं ज्यादा फोकस अब उस पर करते हैं। ईरान के पास, ईरान ने कुछ नहीं करना, उसे जंग जीतनी नहीं है, उसे सिर्फ सरवाइव करना है। सरवाइव दो तरह का था ईरान के लिए, एक उसकी लीडरशिप की सर्वाइवेबिलिटी और एक उनकी मिलिट्री हार्डवेयर की और स्ट्रेंथ और रिजॉल्व की सर्वाइवेबिलिटी। पहला वो सर्वाइवेबिलिटी तो हार गए। जो आयतुल्लाह खामेनेई और उनके लीडर थे, उनकी सर्वाइवेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सके। उसमें मैं ज्यादा देर लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, कर सकता हूं, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं अभी आपका। तो सर्वाइवेबिलिटी अब बची इनके पास सिर्फ वेपन्स की। इन्होंने कोई शिकस्त नहीं देनी, डिमोलिश नहीं कर देना अमेरिका को। इन्होंने सस्टेन करना है। जो हिटिंग ले रहे हैं पिछले एक हफ्ते से या 4-5-6 दिन से, वो सिर्फ इतना करना है कि अपनी सस्टेन करें। मैं बड़े अरसे से इसको पढ़ रहा था, अपनी भी डॉक्यूमेंट्रीज करता हूं, तो मैंने इनका रिसर्च किया है कि क्या इन्होंने किया है। खास तौर पर जून 2025 से लेकर ये 7 महीनों में इन्होंने अपने बंकर्स ऐड किए हैं, इन्होंने टनल्स और ज्यादा डीप की हैं। जो अपने कैमोफ्लाज करके इन्होंने कंटेनर्स पहुंचाए थे, वो इस पर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका अपने सैटेलाइट से रीड ना कर ले, वो कंटेनर बहरी जहाजों से आकर सीधे टनल्स के अंदर चले गए हैं। जो अमेरिका को फिक्र लगी हुई है थ्रू आउट कि ये क्या ले गए हैं, अंदर जाकर क्या खोलेंगे और क्या वापस लॉन्च होगा। अब जिस तरीके से वो हिट बैक कर रहा है, मेरा मानना यह है कि वो सस्टेन करेगा। और एक आखिरी बात इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं ऐड करता चलूं कि अमेरिका ने यह समझा था कि खामनाई साहब को शहीद करने के बाद, 40 टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करने के बाद, 37 पिछली दफा भी किए थे। जून 2025 में 37 किए थे, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एलिमिनेट किए थे। अभी 40 करके वो समझ रहे थे कि तो डिसीजन मेकिंग लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान की जितनी मिलिट्री हायरार्की और जितनी पासदारान इनकलाब का मैं पढ़ चुका हूं, उनकी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और टारगेटिंग स्ट्रैटेजी तक तो वो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन एग्जीक्यूशन और मैनिफेस्टेशन ऑल टुगेदर डिसेंट्रलाइज्ड है। ईरान का जो 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका में जितने कमांडर्स फैले हुए हैं, अपने अपने वेपन्स के साथ खड़े हैं, उनको अपने टारगेट का, अपने टाइमिंग का और जो वेपन यूज कर रहे हैं उनका क्लियर है।
तो डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑटोनॉमी दी जा चुकी है उनको। इसीलिए मेरा मानना यह है कि वो सस्टेन करेंगे आने वाले दिनों में। पाकिस्तान के हवाले से अभी जनरल क्यूम साहब ने रेजिलियंस का जिक्र किया, आइडियोलॉजी का जिक्र किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जिक्र किया और इंटरनल यूनिटी का जिक्र किया। इंटरनल यूनिटी बड़ी मैटर करती है पाकिस्तान के केस में। आप सारे फ्रंट के लिए भी आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी तो उसके लिए भी इंटरनल यूनिटी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपने हालात को, अपने दाएं बाएं नेबर्स की सूरत हाल को और सरहदों की सूरत हाल को देखते हुए भी तो कोई चीज़ स्ट्रेटजाइज करनी पड़ेगी ना। एयर कमोडोर साहब। जी मलिक साहब, जब मई 2025 में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो फतह हासिल हुई थी इस कौम को और मुसल्लह अफवाज को, तो बहुत सारे आप जैसे सीनियर एंकर्स के साथ जब मैं बैठा प्रोग्राम कर रहा होता था तो मुझसे ये पूछा जाता था कि अब वे फॉरवर्ड क्या है और इंडिया के पास क्या चॉइस है। और उस वक्त भी मैं कहता था कि वो सिर्फ प्रॉक्सी चॉइस रह गई है उनके पास। प्रॉक्सी वॉर है, वो बैक हैंड पे स्टैब करेंगे चाहे किसी तरीके से करें। आपने देखा चंद महीनों में वो अनफोल्ड होना शुरू हुई। हिंदुस्तान ने वो नेक्सस डेवलप किया जो अनयूजुअल था, अननेचुरल था, कॉमन ग्राउंड नहीं थी, ना बॉर्डर मिलते थे, ना रिलीजन मिलता था, ना जुबान मिलती थी, ना अदरवाइज कोई चीज। सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वो था पाकिस्तान एक दुश्मन। और आप देख रहे हैं बाकी मैनिफेस्टेशन जैसी हो रही है दुनिया में। प्रॉक्सी सबसे ज्यादा कामयाबी वहीं होती है जहां पे लोगों के दरमियान और जो गवर्नमेंट में होती है या रूलर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, जुडिशरी होती है, उनके दरमियान जितना वैक्यूम ज्यादा होगा दुश्मन को पेनिट्रेट करने का उतना ही मौका मिलता है। आपने नोट किया होगा कि बलूचिस्तान में इन जो दहशतगर्द हैं वो कैडेट कॉलेज पर क्यों ज्यादा हमला करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो दहशतगर्दों की पहले नर्सरी होते थे बच्चे, वो उनको इंगेज किया मेन स्ट्रीम के अंदर, पाकिस्तान आर्मी लेकर आई, तो फिर उन्होंने समझा कि ये तो हमारी नर्सरी को लेकर चले गए हैं। तो बेसिकली जब वो बच्चा एक कैडेट कॉलेज में जाएगा तो जरूरी तो नहीं कि उसे फौजी अफसर ही बनना है, वो जुडिशरी में भी जा सकता है, वो लॉ भी कर सकता है, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है। तो जब पढ़ लिख जाएगा तो इस मुल्क की तरफ से जो अगर उसके अंदर सेंस ऑफ डिप्रीविएशन है भी तो जाहिर है वो इरोड हो जाएगी। तो आई थिंक जितनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग या सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कौम के अंदर होती है उतनी ही आपकी डिफेंस मजबूत होती है। और मैं अक्सर कहता हूं कि हम जो आर्म फोर्सेस होते हैं, जनरल साहब मेरे से एग्री करेंगे, हम इस कौम के हाथ में एक वेपन होते हैं। जो जिस्म होता है वो ये 25 करोड़ लोग हैं। जितने यूनाइटेड होंगे, जितने इनका रिजॉल्व ज्यादा होगा, जिनकी इंटेल हौसला ज्यादा होगा इनका, जितनी इनके डिसीजन मेकिंग यूनाइटेड होगी, उतना वेपन ठीक काम करेगा। तो जितनी डिसइंटीग्रेशन होगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है। जनरल साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हर फ्रंट पे हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हर ज्यादा मैक्सिमम शायद 100% को तो मैं नहीं कह रहा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नेशनल कॉज के ऊपर एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी नजर आनी चाहिए। हर एक को अपनी गर्ज कहीं ना कहीं एंड करके ये देखना चाहिए कि ये मुल्क की सॉवरेनिटी है। तो ऑब्वियसली तो अभी केपीके में बलूचिस्तान में ज्यादा क्यों उधर हो रहा है, तो हमें एक एंगेज करना चाहिए। आखिरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करता चलूं, एक जनरल वॉटसन थे, वो वॉरबर्टन थे, जो ब्रिटिश जर्नल थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, ये 1800 की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने हमारे मुल्क में जब कब्जा किया था अंग्रेजों में, तो उन्होंने एक जो एफसी है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, ये उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने बनाई थी और आज भी वही है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था लेट द कीपर्स ऑफ द लैंड बी द लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड। विच मीन्स जो ओनर्स हैं, इसका मतलब है जितनी ओनरशिप होगी आपकी उतनी ही ज्यादा स्टेक हाई हो जाएंगी, आपकी उतने ही ज्यादा आपकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक कोई मैजिक टूल नहीं है, सिर्फ एक हमें यूनिटी ज्यादा दिखानी है, अब मुत्तहिद होकर मिलना है। हिंदुस्तान सेलिब्रेशन होती है जब हम अफगानिस्तान की तरफ से हमला होता है।